नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। उनके पीएम बनने के बाद देश के हर क्षेत्र में नवाचार आया है। जिन नौजवानों के पास साधन नहीं है, उनकी प्रतिभाओं को पीएम मोदी ने अवसर दिया है। सामने बैठे हुए विभिन्न विभिन्न सेक्टरों से आए हुए उद्योग समूह के सभी प्रतिनिधिगण, सभी हमारे ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जो नई नई तकनीकी, नई नई चीजें लाकर अपने नए नए विचार और अपना एक नया नवाचार करने का काम जिनके माध्यम से लगातार हो रहा है, ऐसे मेरे सभी नौजवान युवा भाइयों एवं बहनों, उपस्थित यहाँ पर मेरे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा युवाओं को स्टार्टअप्स के साथ संपर्क स्थापित कर युवाओं को लगातार उनके आइडियाओं को, उनके विचारों को एक धरातल देने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम लगातार उत्तराखंड की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में नवाचार ना आया हो, नए आइडिया ना आए हो, कि नौजवान जिनके पास अपने साधन नहीं है, जिनके माता पिता कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको, उनकी प्रतिभाओं को भी काम करने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, आज स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, अनेकों क्षेत्रों में ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं। तमाम, चाहे मुद्रा लोन की योजना हो, वो सब नौजवानों के और युवाओं के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए। और पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट, जो आजादी के बाद हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और किसी ने जिस दिशा में सोचा भी नहीं था उस दिशा में सीधे सीधे काम हो रहा है। और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तो उस समय भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का एक विभाग बनाया था, कौशल विकास का विभाग बनाया था। उसके पीछे ये उद्देश्य था कि हमारे सभी नौजवान, सभी युवा जिनके अंदर प्रतिभा है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, तो उनके जीवन के अभाव, उसकी कमियां, धन का अभाव, साधनों का अभाव उनकी प्रतिभा को रोक नहीं सकते हैं। उनकी प्रतिभाओं को अवश्य आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, उसको अपनी सहभागिता करने का अवसर प्रदान हो, इसको लेकर लगातार एक के बाद एक योजनाएं चल रही हैं। क्योंकि ये सब हमारे युवाओं से, नौजवानों से, आगे आने वाले सब हमारे कर्णधार हैं, उनके निमित्त ये कार्यक्रम किया गया है। इसलिए मैं और बहुत सारी योजनाओं के बारे में नहीं जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप सब लोग उन योजनाओं को भली भांति पहले से ही जानते हैं। इतना शानदार सबने काम किया है इनोवेशन को लेकर, जो काम आप सबका अभियान चल रहा है, उसकी वजह से आज भारत सरकार द्वारा जो जारी स्टार्टअप रैंकिंग है, उत्तराखंड राज्य अब एक पायदान आगे आ गया और लीडर की श्रेणी पर आ गए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोगों के इनोवेशन के कारण से, आप लोगों की मेहनत के कारण से, आप लोगों की जिज्ञासा और आप लोगों के परिश्रम के कारण से हमको एक लीडर के रूप में स्थान मिला है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप सबका एक प्रोत्साहन भी है
कि आप वहां भी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे बड़े राज्य, उनके साथ साथ हमारे राज्य उत्तराखंड को भी एक लीडर की श्रेणी में रखा गया है। वहीं देहरादून में आयोजित स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम में स्टार्टअप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे युवाओं को सीएम ने प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया। वहीं इस कार्यक्रम में सम्मानित किए गए युवाओं ने सरकार का धन्यवाद दिया और युवाओं को आगे भी स्टार्टअप बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। हम लोग 2016 में चालू किया था एक चाय का स्टार्टअप। चाय क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूमर बेवरेजेस है पानी के बाद में, अब बोला चाय हम लोग जब कंजप्शन की बात करते हैं तो हम लोग को लगता है हम इंडियंस बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बट वी कम्स टू 29th रैंक, 29वें नंबर पे आते हैं हम लोग, इतना कम चाय पीते हैं बाकी जगह, तो उसका स्कोप बहुत था सर। स्क्रैच से चालू किया था, आज 370+ आउटलेट्स हैं पैन इंडिया। इम्पैक्ट की बात करें तो हम लोग क्या 1500 से ज़्यादा जो कुम्हार लोग हैं, जो सिर्फ जिनका रोज़गार चलता था मटका सुराही बना के या कुल्हड़ बना के, तो आज उनको निरंतर रोजगार मिल रहा है। सबसे ज़्यादा कुल्हड़ हम लोग दुनिया में यूज़ करें, 4.5 लाख कुल्हड़ एक दिन में हम लोग चाय बेचते हैं। इम्पैक्ट की बात करूं तो हमारे साथ में जो सबसे पहले लड़का था जिसने आया था, मनोज, अनाथ है वो, आज उस अनाथ लड़के के पास में जो मनोज है उसके पास में आज उसका खुद का बंगला है, गाड़ी है, और अभी वो यूएस का हम लोग उसका वीज़ा लगा रहे हैं, यूके का, तो वहाँ जा रहा है वो अपने कॉलेज से। तो पहले मैंने अपने कॉलेज को एक एप्लीकेशन बना के दी जिसमें कि जितना भी एडमिशन प्रोसेस है और जितना भी उनका स्टूडेंट से रिलेटेड पूरा जो ऑटोमेशन है वो सारे सीआरपी के थ्रू करा। फिर मैं धीरे धीरे स्कूल्स की तरफ मूव करा मैंने, और जिसमें स्कूल्स में मैंने देखा कि अभी भी काफ़ी मतलब ये मैं आज से 4-5 साल पहले की जर्नी आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे सारा कुछ मैन्युअली होता था। तो उस सब चीज़ों को मैंने ऑटोमेशन करने के लिए स्टार्टअप मैंने ओपन करा, जिसमें कि स्कूल्स की जितनी भी डेली ऑपरेशनल टास्क है, चाहे भले ही वो फीस लेना हो, चाहे बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो। और फिर लॉकडाउन में क्या हुआ कि स्कूल्स का कनेक्शन जो है बच्चों से और टीचर्स से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू बेसिकली स्कूल्स ने बच्चों को पढ़ाया भी और बच्चों के रिजल्ट्स एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए, बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करा, बच्चों से फीस भी ली। तो बेसिकली हमारा ERP में 30+ मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि सारे ही डेली ऑपरेशनल टास्क जो है वो स्कूल्स के होते हैं। और आज मुझे यहाँ पे बुला के सम्मानित करा गया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ स्टार्टअप उत्तराखंड का कि उन्होंने रिकॉग्नाइज करा हमारे इस एफर्ट्स को। जो हमारी स्मॉलर सिटीज़ हैं Tier 3, Tier 4 लाइक खटीमा, नारामता एंड सितारगंज, वहाँ पे हाइपर लोकल डिलीवरीज़ का हम लोग का मेन जो है स्टार्टअप है। अभी लास्ट मंथ हम लोगों ने 1 करोड़ का GMV क्रॉस किया है, यानी उस एरिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस दिया है, जिसके बाद जो लोगों को लगता था कि उस एरिया में कौन ही यूज़ करेगा डिलीवरी सर्विसेज को, कौन ही मंगाएगा, बट हम लोगों ने इस चीज़ को ये साबित किया कि हर जगह पे स्कोप अवेलेबल है और हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और जल्दी से जल्दी, जैसे सर ने कहा, पहाड़ों में और इन एरियाज़ में जहाँ पे बड़ी कंपनियां नहीं जा रही हैं, हम लोग वहाँ जाके ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रियों को लेकर सीएम ने कहा कि करीब 4 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ में आने की संभावना है। ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी कि हर कांवड़ यात्री उत्तराखंड में एक पौधा लगाकर जाए। वहीं इस योजना को लेकर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले को हम गंभीरता से लेते हुए काम करेंगे ताकि हमारी इकोलॉजी भी सुधर जाए। नहीं, शिव भक्त आएंगे तो चूंकि वो बहुत पुण्य कार्य के लिए आ रहे हैं और 2 सालों के बाद आ रहे हैं, इस बार 2 सालों तक हो नहीं पाया है। हम चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी शिव भक्त जो है अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से वो एक पौधारोपण करके किसी रूप में उत्तराखंड के अंदर वो पौधा उन्हीं के नाम से आगे संरक्षित रहेगा। पूरी तरह से उसका संवर्धन करने का काम हमने आज स्टार्टअप के लोगों के ऊपर भी छोड़ा है कि किस प्रकार का ऐप बन सकता है, किस प्रकार की चीज़ बन सकती है। उस दिशा में कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, एक हमारा एक अनुरोध है सबसे। हरिद्वार के कनखल स्थित निर्मल अखाड़े के प्रांगण में अखाड़ा परिषद ने काली पोस्टर विवाद को लेकर बैठक की। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के महानिर्वाणी गुट की इस बैठक में पहुंचे कई अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने काली प्रतिमा को सिगरेट पिलाने की घटना और इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की सरकार से मांग की। वहीं संतों का कहना है कि लगातार ऐसी कोशिशें करके हिंदू धर्म को न केवल बदनाम किया जा रहा है बल्कि समाज को सांप्रदायिकता की आग में धकेला भी जा रहा है, लिहाजा इसके निर्माताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने इस डॉक्यूमेंट्री से देश में प्रसारण पर रोक लगाने की सरकार से मांग की है। और हमारे हिंदू देवताओं के ऊपर जो चित्र बना करके, जैसे माता जी का एक चित्र आज मैंने देखा है टीवी में, कल काली माई का एक प्रतिमा
का वो दिखाया गया सिगरेट पीते हुए, तो ये हिंदू धर्म के देवताओं का अपमान जिन्होंने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और शासन को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये जो विषय आज समाज में चल रहा है, सांप्रदायिकता जो तनाव की ओर ले जाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, ये भी एक ऐसा ही विषय है जो कल तनाव ना बढ़े, इसके लिए भारत में कानून है। और जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म या जो कुछ बनाया है, उस पर भारत सरकार को, जो हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड जो बना हुआ है, उसको रोक लगानी चाहिए और भारत में इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए। हम लोग अखाड़ा परिषद के माध्यम से इसका वहीं रुद्रपुर में रेड लाइट से लगने वाले जाम से निजात मिलने की अब उम्मीद जागती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने जहां दीनदयाल चौक की रेड लाइट बंद कर दी, तो अब इंदिरा चौक पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। समस्या से कैसे निजात मिले, इसको लेकर आज एसएसपी ऊधम सिंह नगर ने खुद मौके पर जाकर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि एनएच के अधिकारियों को निर्देश देते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने खुद चौक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि चौराहे के चारों तरफ अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए रोड के किनारे लोहे के एंगल लगाने के निर्देश भी दिए, ताकि दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण न कर सकें। इसके साथ ही एसएसपी ने मंजूनाथ टीसी ने साफ कर दिया कि रेड लाइट के संचालक के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। पर यहाँ पे इंदिरा चौक में हमने ट्रैफिक लाइट शुरू किया है और आपको सबको पता है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़क है। उत्तराखंड में इतना चौड़ी सड़क कहीं नहीं है जितना यहाँ पे इंदिरा चौक में है, परंतु हमारा यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी सारे काम की आवश्यकता है, जैसे कि हमारा पोल्स को शिफ्ट करने का और क्या बोलते हैं, कुछ जगह पे नाली के पीछे को एरिया को क्लियर करने का। इसी बिहाफ में आज हमने जॉइंट निरीक्षण किया है, जहाँ पर नगर निगम, एनएच की दोनों कंपनीज और उसके बाद जो है हाइडल और आपका बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग, ये सारे लोग आए हुए थे और अपना अपना दायित्व को समझ के हम अपना अपना काम कर देंगे, तो काफ़ी जगह पे फ्री लेफ्ट हो जाएगा और यातायात सुचारू रूप से चला जाएगा। तो अतिक्रमण हटाया तो जाता है, लेकिन कुछ भी लग जाता है। अतिक्रमण एक डिफरेंट मुद्दा है, हमारा मुद्दा ट्रैफिक है। हमारा मुद्दा ट्रैफिक है, अतिक्रमण तो टोटली अलग मुद्दा है। हमें तो ट्रैफिक के लिए जो काम करना है वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो नाली के इस पार जो भी है वो सड़क का पार्ट है। तो उत्तराखंड के काशीपुर में देह व्यापार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने कैफे संचालकों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बाजपुर रोड बने मॉल में स्थित कैफे में छापामार कार्रवाई कर दी है, जहां से कई जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़कर हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि पुलिस को लगातार नगर स्थित मॉल समेत अन्य स्थानों पर चल रहे कैफों में चल रहे देह व्यापार की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों को गंभीरता में लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने कैफे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए थे। इसी के चलते कोतवाली प्रभारी मनोज रतूड़ी और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। वहीं कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि आरोपी कैफे संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रिया मॉल है काशीपुर में, इसमें काफ़ी समय से शिकायत आ रही है कि मतलब इल्लीगल तरीके से यहाँ पर केबिन चलाए गए हैं, कैफ़े के नाम से रेस्टोरेंट खोले गए हैं या खाने पीने को लेकर के वहाँ पर अधिकांश जो है पर्दे लगा करके जोड़े बैठाए जाते हैं और जहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहा है। काफ़ी समय से हम इसमें रेकी कर रहे थे और इसमें आज हमने यहाँ छापामारी करी थी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और जो संयुक्त यहाँ के काशीपुर के हैं और कटरा चौकी इंचार्ज के सबने मिल करके छापामारी की। तो बादशाह एक कैफ़े है, इसमें 3-4 जोड़े हमें उस पे मिले हैं आपत्तिजनक स्थिति में और आपत्तिजनक सामान भी हमें मिला है। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में देर रात हुई भारी बारिश के चलते बड़कोट और मोरी बाजार के अनेकों घरों में जलभराव हो गया। देर रात को हुई भयानक बारिश का अंदाजा तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। वहीं मोरी तहसील मुख्य बाजार में भारी बारिश की वजह से मलबा जमा हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही आवागमन भी पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के पखवाड़े को लेकर बीजेपी 23 जून से 16 जुलाई तक हरेला का पर्व मनाएगी। इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण का काम किया जाएगा, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने ट्रांजिट कैंप में वृक्षारोपण करके किया। अरविंद पांडे ने बताया कि प्रदेश के हर कोने में हरेला पर्व विधिवत रूप से संपन्न होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शीर्ष नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दी गई है उसके वह आभारी हैं और पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई है
और जो जनहानि को महसूस किया है उसको देखते हुए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान दिवस है, इस पूरे पखवाड़े को यानी 23 जून से लेकर 16 जुलाई तक हरेला का त्यौहार मनाया जाएगा और प्रदेश के कोने कोने में वृक्षारोपण किया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश के हित में और जनता के हित में, जन जीवन को देखते हुए, कोविड की मुसीबत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। और मुझको भी इस कड़ी में छोटा सा दायित्व देके कि जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के जीवन के लिए कोविड जैसी बीमारी आगे आए तो उसको सामना करने के लिए इस लोक पर्व को अपना कार्यक्रम बनाया है और मुझको छोटी सी जिम्मेदारी सौंपी है। और कार्यकर्ताओं को साथ लेके, हमारे विधायक जी हो गए, जिला अध्यक्ष जी हो गए, हमारे मंडल अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, सभी को साथ लेकर इस बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य अतिथिगृह नैनीताल ने मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल भीमताल मास्टर प्लान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। नैनीताल जिले के अंतर्गत नैनीताल भीमताल और निकटवर्ती क्षेत्र की अमृत उपयोजना के अंतर्गत मास्टर प्लान की तैयारी को लेकर विभिन्न विभागों के स्टेक धारकों के साथ मंडलायुक्त ने बैठक की। आपको बता दें कि नैनीताल भीमताल का GIS आधारित मास्टर प्लान नागपुर की संस्था मैसर्स क्रिएटिव सर्कल द्वारा किया जा रहा है। संस्था के शहर नियोजक देवांग पांडे द्वारा PPT के माध्यम से महायोजना की विस्तार से जानकारी दी गई। सही कह रहे हैं, जो नैनीताल का मास्टर प्लान है पुराना, ये 2011 में एक्सपायर हो चुका है। अब नए मास्टर प्लान पे तैयारी चल रही है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो अपने इनपुट्स दें और जो संबंधित लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, जिनके लिए मास्टर प्लान बन रहा है, यानी कि नैनीताल के लोग हैं, इसमें अलग अलग यूनियंस हैं, व्यापार मंडल हैं, होटल एसोसिएशन है, टैक्सी यूनियन, उनके भी इनपुट्स होंगे। उसकी तो अगली बैठक होगी। ये पहली डिपार्टमेंट वाली बैठक थी और इसमें मुख्य रूप से ये देखना था कि जो विभाग है उनकी क्या ज़मीन की ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि फ्यूचर में इसके लिए ज़मीन अभी से आरक्षित करनी हो। जैसे एग्जांपल कि सब स्टेशन बनना है, क्या हमारे पास स्टेडियम की रिक्वायरमेंट है, क्या लाइब्रेरीज हमारे पास होनी चाहिए, क्या और अस्पताल के लिए लैंड रखनी है, सीवर अगर सीवर लाइन एक्सपैंड होनी तो STP के लिए लैंड चाहिए। तो उसकी बैठक आज मोटे तौर पे थी। और आप जानते हैं कि नैनीताल में पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, तो हम कहाँ पे लैंड रिजर्व करें पार्किंग के लिए, वहाँ पे और कुछ ना बन सके, वो लैंड उसी के लिए रिजर्व रहे। इस सब पे चर्चा हुई है। जिन डिपार्टमेंट्स ने इनपुट अपने नहीं दिए हैं उनसे राइटिंग में मांगा गया है कि वो कृपा करके बताएं कि ज़मीन की आवश्यकता है अथवा नहीं है। जो डेटा की खामियों की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा पार्किंग का डेटा और कितने लोग नैनीताल में आते हैं वीकेंड्स पे या पीक डे पे, उस पर दोबारा होमवर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो जनसंख्या होगी वो प्लानिंग के हिसाब से हमारे। नैनीताल पुलिस अब हाईटेक कंट्रोल रूम से अपराध और यातायात व्यवस्था को संभालेगी। PM मोदी की घोषणा के तहत नगर निगम पुलिस विभाग को 40 लाख रुपए आवंटित करेगा, जिससे पुलिस का हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा, जिससे CCTV कैमरे समेत अपराध रोकने वाली अन्य व्यवस्थाओं को हाईटेक किया जा सके। SSP पंकज भट्ट ने बताया कि 40 लाख रुपए के बजट से हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जो सभी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। इसके अलावा शहर के हर कोने को CCTV से लैस किया जाएगा। हल्द्वानी स्थित पुलिस बहुउद्देशीय भवन में CCTV मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। के द्वारा 40 लाख की धनराशि देने का आश्वासन दिया गया है। इसमें जो हमारा ऊपर कंट्रोल रूम के कमरे हैं, इनको 3 कमरों को कंबाइंड बना करके उसमें आपका वॉल बनाई जाएगी, जिसमें जो है पूरे शहर के CCTV को कंट्रोल वहीं से किया जाएगा। इसमें CCTV की संख्या काफ़ी बढ़ाई जाएगी। जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे CCTV और बढ़ाया जाएगा। ये अभी हमारा प्रपोजल बन रहा है। इसको 1 सप्ताह के अंदर हम लोग आपका मेयर साहब के सम्मुख रखेंगे और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। रूप से ट्रैफिक कंट्रोल और क्राइम कंट्रोल के लिए CCTV बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जितने केसेस वर्कआउट हो रहे हैं उसमें CCTV का योगदान 80 से 90%। लालकुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह ने कहा कि आगामी 11 जुलाई को गरीबों को आवास आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लालकुआं आंशिक संशोधन और लाभार्थियों के साथ अनुबंध की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नगर पंचायत द्वारा 11 जुलाई को 100 लोगों को आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट के प्रयासों से IHSDP के तहत
नगर पंचायत द्वारा 100 गरीबों को आवास आवंटन की योजना का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब आंशिक संशोधन के तहत लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह की दर से किराया देना होगा और इसके अलावा बिजली पानी का बिल भी भुगतान करना होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह ने कहा कि यह सब प्रक्रिया मेंटेनेंस के लिए की जा रही है। उन्होंने बताया कि विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट द्वारा गरीबों को आवास आवंटित कराए जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त हम प्रयास कर रहे थे कि गरीबों को कमरा मिल जाए। आज एकदम अंतिम निर्णय में निर्णय क्या 11 तारीख को हम विधायक जी को भी चिट्ठी लिखे हैं आज, और विधायक जी को भी चिट्ठी मिल जाएगी। अब पूर्व चेयरमैन साहबों को भी बुला रहा हूँ और सबके सहयोग से 11 तारीख को हम जो है बांट देंगे। इसमें आप सबका ही बहुत भारी समर्थन और सहयोग मिला है। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये योजना गरीबों के लिए पहले आई थी। गरीबों के लिए योजना आई थी कि निःशुल्क दिया जाएगा, लेकिन जो उस समय भी मैं बांटने जा ही रहा था, तब तक केंद्र से आदेश आ गया कि आप इसको निःशुल्क नहीं देंगे, इसको आप किराए में देंगे। तो फिर हमें उस प्रक्रिया को चालू करना पड़ा। उस प्रक्रिया के तहत अब ये गरीबों को किराए में, सरकार ने तो डिसाइड किया था 1000 रुपया, लेकिन हमारा बोर्ड और बोर्ड के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मैं उसे 500 रुपये किराए में जनता, हमारे गरीब जनता को। वहीं मानसून के मद्देनजर डीएम धीराज सिंह गब्रियाल ने हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि आपदा को लेकर पहले संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, जिससे आपदा के दौरान दिक्कतों को तुरंत ठीक किया जाए। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तहसील के अंदर बनाए गए आपदा कंट्रोल रूम को मुस्तैद रखें, जिससे कि आपदा के समय पर सही जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा सभी तहसील और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सैटेलाइट फोन की व्यवस्था भी की जाए, जिससे कि त्वरित आपदा की जानकारी मिल सके। उन्होंने बताया कि मानसून आने से पहले ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक 3 महीने का राशन पहुंचाने का काम किया गया है, जिससे कि अगर इस बार आपदा आती है तो उन लोगों तक खाद्यान्न की किसी तरह की कोई भी दिक्कत न हो। देखिए, ज़िले में फ़िलहाल अभी तक जो बारिश हुई है, इतना डैमेज हमारा नहीं हुआ है। और पिछली बारिश में केवल 2 सड़कें हमारी बंद थी, वो खुल चुकी हैं। और टोटल जनपद में लगभग 1243 के करीब हमारी सड़कें हैं, तो ये लगभग सब खुली हुई हैं। और आपदा को देखते हुए राशन की हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली है। एडवांस में हम लोगों ने अगस्त माह तक का राशन दे दिया है, सितंबर माह का भी हम लोग बांट रहे हैं। जितनी बाढ़ चौकियाँ हैं हमारी, वो सब एक्टिव हो गई हैं। हमारे जनपद में 2 SDRF की टीमें, एक राजभवन में बैठती है, दो कुशा कुटोली में, तो वो भी एक्टिव मोड में ही हैं। और ऐसे दूरस्थान जहाँ पे दूरसंचार की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, ऐसे स्थानों में दूरसंचार की व्यवस्था के माध्यम से कोई भी काम करने के लिए हमारे अपने जितने भी सब डिवीज़न हैं, तहसील हैं, वहाँ पे हम लोगों ने सैटेलाइट फ़ोन्स हम लोगों ने दे रखे हैं। और सिंचाई विभाग ने भी अपनी चौकियाँ ठीक कर ली हैं। और लाल कुआं में जहाँ लास्ट ईयर कभी काफ़ी बारिश हुई थी और बाढ़ आया था, उससे काफ़ी 2-3 घर बह गए थे, तो इस बार वहाँ पे ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए लगभग 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस का जो हम लोगों ने रिवर को चैनलाइज कर दिया, जहाँ पे लास्ट ईयर नुकसान हुआ था। ऐसे नंदौर में भी जहाँ लग रहा है कि हमें इस बार नुकसान होगा, जिन जगहों पे, वहाँ पे सुरक्षात्मक कार्य। उत्तराखंड के ऋषिकेश में विस्थापित कॉलोनी में अवैध निर्माण पर जल्द से जल्द बुलडोजर चलेगा। MDDA ने अवैध निर्माण को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। बता दें कि पशुलोक, विस्थापित आमबाग और निर्मल ब्लॉक में लगातार बड़ी बड़ी इमारतें बिना नक्शा के बनाई जा रही हैं, जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान हो सकता है। शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पशुलोक विस्थापित क्षेत्र के निर्माण पर रोक लगाई गई थी। MDDA के सचिव के मुताबिक अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिस्ट बनाई जा रही है। जल्द ही अवैध निर्माणों को सील करने के साथ ही ध्वस्तीकरण का कार्य भी किया जाएगा। ऋषिकेश में तमाम ऐसे जगह चिन्हित किए जा रहे हैं। MDDA की टीम ऋषिकेश में कई जगहों पर, जैसे निर्मल बाग है, आम बाग है, शिवाजी नगर है,
बापू ग्राम है, गुमानी वाला है, कतिपय ऐसी जगह हैं जहाँ शिकायतें बराबर मिल रही हैं। वहाँ हम लोग कितने लोगों ने वहाँ फ्लैट बना लिए हैं और इलीगल फ्लैट कितने बने हैं उनकी हम चिन्हित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है धार्मिक प्लेस पर, उसको तत्काल हटा दिया जाए। इसमें हम लोगों ने चर्चा कर ली है, हमने अपने विभागीय स्तर पर भी मीटिंग कर लिया है और तत्काल हम इस आदेश का अमल दरामद करने वाले हैं और जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है हम चिन्हित कर रहे हैं उनको तत्काल। वहीं पुराने टेहरी बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई नगरपालिका की टीम का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। आपको बता दें कि अतिक्रमणकारियों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसको खाली करवाने के लिए नगरपालिका की टीम अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में पहुंची थी, जिसके चलते नगरपालिका की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि मसूरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करते रहते हैं, जिसको देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था। तो भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया, जिसके बाद नगरपालिका की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। देखिए, पूरी तरह से जहाँ तक मैं किसी की बात में नहीं जाती, नगर पालिका अगर अपने प्रति इतनी जागरूक है कि अतिक्रमण हो रहा है तो पूरे शहर में एक लिस्ट बनाए। देखिए वहाँ पर कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन पता नहीं, कहीं तो रात रात होटल खड़े हो जा रहे हैं, रात रात दुकानें खड़ी हो जा रही, कहीं जो बेचारा अपना घर कैसे गुजर बसर कर रहा है उन लोगों के पीछे पड़े। तो मैं जहाँ तक बोलती हूँ कि अन्याय जो होगा वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सभी के साथ न्याय स्वरूप देखें और एक लिस्ट जारी करें। और आप अतिक्रमण देखें कि आप मालिक हैं, नगर पालिका के ईओ हैं, जो भी हैं वो देखें नगर कहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, ये आप देखिए। जहाँ तक लड़ाई है इन लोगों को ही, मुझे लग रहा है पूरे शहर में मुझे लग रहा है दो ही लोगों को ज़्यादा दिखाई जा रहा है, या तो कोई इनके ऊपर प्रेशराइज है, क्या है इनके ऊपर कोई दबाव है, जो जिस तरह से ये इनको खाली करवाने में लगातार। एक तरफ से अतिक्रमण को हटाएंगे और इन लोगों को हमने वो कर दिया, समय दे दिया है कि ये एक हफ्ते के अंदर अपना हटा दें, अन्यथा हमें मजबूर होने के सारे लोगों का अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई एक तरफ से हटाइए, दो को क्यों हटाएं? बिल्कुल, हम एक तरफ से हटाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, सबके लिए एक समानता रखेंगे। विरोध भी काफी हुआ यहाँ पे, काफी लोगों ने विरोध तो जनता का है, जनता करेगी विरोध, जनता का तो मामला है। नगर पालिका आगे किस तरीके की कार्रवाई करेगी? हम तो इसके लिए तो अतिक्रमण हटाने के। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।